लेकिन ट्रंप ने भी फॉक्स न्यूज़ के एक इंटरव्यू में ये कहा है। बट आप देखिए बड़े इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं। हमें पता है कि बफेट ने काफ़ी सेलिंग की है। तो इन सब चीज़ों को अगर हम देखें तो हमें लगता है कि इंडसइंड बैंक में कुछ तो है। जितना कुछ बना है सब पहले तोड़ेंगे और फ्रेश 2024 जनवरी 2025 तक 10,000 करोड़ के म्यूचुअल फंड्स ने इंडसइंड बैंक के शेयर खरीदे। कि कल तक इतने बड़े बैंक में इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी तो क्या ये दूसरे बैंक में नहीं हो सकती? ये लेवल अगर टूट जाएगा तो जो इतनी भी होप हमारी बची है, सर आपने कहा था कि हमें मार्केट में क्रैश तब तक देखने को नहीं मिलेगा जब तक यूएस मार्केट क्रैश ना हो जाए। और सर मैं क्रैश की बात कर रहा हूँ, करेक्शन की नहीं। और अब तो यूएस मार्केट भी नीचे आने लग गए हैं। इनफैक्ट 2 दिन तो हमारे भी मार्केट रेड में बंद हुए। तो सर क्या लगता है आपको, अपना टाइम आ गया? ये बात सही है कि जब तक यूएस मार्केट्स क्रैश नहीं होंगे तब तक इंडियन मार्केट्स भी क्रैश नहीं होंगे। करेक्शन कोई भी मार्केट कभी भी हो सकता है। और अब तक हमें क्या देखने को मिल रहा था कि यूएस मार्केट्स में स्ट्रेंथ हमें दिख रही थी, वहाँ की इकॉनमी में भी ज़बरदस्त रेजिलियंस हमें देखने को मिल रही थी। और शायद इसी वजह से हमारे मार्केट्स गिर तो रहे थे लेकिन उन्हें हम क्रैश नहीं कह सकते। काफ़ी सेक्टर्स ऊपर भी जा रहे थे। लेकिन अब सिचुएशन में बदलाव होता हुआ दिख रहा है। अगर आप देखिए यूएस मार्केट्स में क्या हो रहा है, पिछले एक महीने में आपका डाउ जोन्स 3,000 पॉइंट गिर गया, करीब 7%, और नैस्डैक 11% गिर गया। अब ये गिरावट तो आपको एक नॉर्मल करेक्शन दिख सकता है, लेकिन अंदर की कहानी को अगर आप देखेंगे तो वो हमें डराती है। मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया कि जो वहाँ की 7-8 टेक कंपनीज़ हैं, टॉप टेक कंपनीज़, वही यूएस मार्केट्स के वैल्यूएशंस को बढ़ाई हुई हैं। अगर आप देखें तो वो जो 7 कंपनीज़ हैं S&P 500 में 35% वैल्यू होल्ड करती हैं। $34 ट्रिलियन का S&P 500 का वैल्यू है और इन 7 कंपनीज का करीब $12 ट्रिलियन का वैल्यू है। अब अगर इन कंपनीज में गिरावट या क्रैशेस होते हैं तो डाउ जोन्स नहीं बच पाएगा, नैस्डैक तो किसी हालत में नहीं बच पाएगा। अभी देखिए क्या हो रहा है। अगर हम ब्रॉडकॉम की बात करें तो ऑल टाइम हाई से 25% गिर गया है। टेस्ला 50% से ज़्यादा गिर गया है एक महीने में, ऑल टाइम हाई से, नॉट एक महीने में, ऑल टाइम हाई से 50% से ज़्यादा गिर गया है। और वो एलॉन मस्क बंदरों की तरह उछल कूद मचा रहा है। और अगर आप एनवीडिया की बात करें जो कि डार्लिंग ऑफ यूएसए है, डार्लिंग स्टॉक है वहाँ का, मोस्ट ट्रैक्ड टेक स्टॉक, वहाँ पर क्या हमें देखने को मिल रहा है, वो भी 30% गिर गया है। एक महीने में 1 ट्रिलियन की वैल्यूएशंस लूज कर दिया है। तो ये सब कुछ हमें डराता है और ये दिखाता है कि इट हैज स्टार्टेड। पर सर यूएस मार्केट तो काफ़ी अच्छे चल रहे थे, अचानक ऐसा क्या हो गया कि यूएस मार्केट इतना नीचे आ गया? तो डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी प्रॉमिसिंग बातें की और कहा मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और टैरिफ्स की बात की। लेकिन टैरिफ्स को किसी ने सीरियसली नहीं लिया क्योंकि पिछले उनके टर्म में भी उन्होंने टैरिफ्स की बात की थी, हल्के फुल्के टैरिफ्स लगाए थे। तो लोगों को ये लग रहा था कि ये एक नेगोशिएशन टैक्टिक्स है, टूल है जिसको यूज़ करके वो डील्स क्रैक करेंगे। बट ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने टैरिफ्स को लगाया और ज़्यादा से ज़्यादा लगाया। अब जब वहाँ के लोग अब रियलाइज़ कर रहे हैं कि भाई ये सिर्फ अब बोलने वाली बात नहीं है, ये किया जा रहा है और उसका पिंच लोग फील कर रहे हैं, तो उसका रिएक्शन हमें इकॉनमी में देखने को मिल रहा है। और इकॉनमी में देखने को मिल रहा है तो वही मार्केट में भी ट्रांसलेट हो रहा है और हर जगह पे इसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। आप देखिए जॉब्स में देखने को मिल रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और जो काउंटर टैरिफ्स लग रहे हैं। अब देखिए कनाडा उनका नेबरिंग कंट्री है, काफ़ी टूरिस्ट यूएसए आते हैं तो उन्होंने भी यूएसए का बॉयकॉट कर दिया है। अब वहाँ के लोग यूएसए में नहीं आ रहे हैं। एक एस्टिमेट के हिसाब से $4 बिलियन का
यूएसए को इससे लॉस हो सकता है। और अगर इकॉनमी की बात करें तो इकॉनमी जो सेंटिमेंट है, बिजनेस एक्टिविटी है, वो 17 मंथ के लोज पर है। यूएस इकॉनमी में भी फॉल देखा जा रहा है और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि यूएस में रिसेशन इस साल आएगा। बाय द वे, रिसेशन का मतलब होता है अगर 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में जीडीपी डिक्लाइन होती है। तो अब अगले क्वार्टर में जीडीपी डिक्लाइन होगी कि नहीं ये तो तभी पता चलेगा। लेकिन ट्रंप ने भी फॉक्स न्यूज़ के एक इंटरव्यू में ये कहा है कि आई एम नॉट रूलिंग आउट रिसेशन दिस ईयर। सर ऐसा तो नहीं कि उन्होंने लाइटली बोल दिया हो, मतलब कुछ भी बोल देता है ना वो। नहीं, देखो, ट्रंप की बातों को कोई इतना सीरियसली लेता नहीं है और उनके जो मुंह में आता है वो बोल भी देते हैं। लेकिन बात ये नहीं है कि उन्होंने कहा इस वजह से मार्केट्स गिरने लगे। मार्केट्स इतने बेवकूफ़ नहीं होते हैं। दुनिया के जो सबसे स्मार्ट लोग होते हैं उनका पैसा वहाँ लगा होता है, हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो वो लोग डम नहीं है, ट्रंप डम हो सकता है। तो वो लोग सिग्नल्स को रीड कर रहे हैं और उसी का नतीजा हमें देखने को मिल रहा है। अब देखिए, ट्रंप की बातों को आप इग्नोर कर दीजिए, चलिए ठीक है, उन्होंने जो कहा हो सकता है मजाक में कह दिया हो सकता है ऐसे मुंह से निकल गया हो। बट कंपनीज क्या बोल रही हैं? अगर आप देखिए जो वहाँ की जो टॉप कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल टारगेट, उन्होंने वार्निंग इशू कर दिया है, अपने शेयर होल्डर्स को बोल दिया है कि इस साल हम कुछ खास नहीं कर पाएंगे और टैरिफ्स का इम्पैक्ट हमें हो रहा है, हमारे सेल्स हो सकता है फ्लैट रहें, हमारे प्रॉफिटेबिलिटी पर भी इम्पैक्ट होगा, क्योंकि वो यूएसए की हर कंपनी दुनिया भर से सामान खरीदती है और आप टैरिफ लगा रहे हैं तो वो सामान महंगा हो जाएगा, वहाँ के कंज्यूमर को वो सामान महंगा मिलेगा। तो इसका इम्पैक्ट हर कंपनी फील करेगी। और आप टारगेट के बाद आप देखिए एक दूसरा बड़ा वहाँ पे ब्रांड है बेस्ट बाय, उन्होंने भी कहा है भाई टैरिफ से इम्पैक्ट होगा, हमारे सेल्स प्रॉफिटेबिलिटी सब पर इम्पैक्ट होगा। और गोल्डमैन सैक्स ने एक रिपोर्ट में ये कहा है कि अगर 5% टैरिफ लगाया जाता है तो 1 से 2% का कंपनी के अर्निंग्स पर इम्पैक्ट पड़ता है। आप यहाँ पर 25-30% की बात कर रहे हैं, तो आप इमेजिन कर लीजिए कि कितने 4 से 5% का उनके अर्निंग्स पर इम्पैक्ट पड़ेगा। सामान महंगे हो जाएंगे, लोग कम खरीदेंगे। दूसरी तरफ आप देखिए लोगों की जॉब्स जा रही है अंधाधुंध, जो वहाँ के एलॉन मस्क वहाँ पे लोगों को निकाल रहे हैं। और जो लोग ट्रंप को सपोर्ट करते थे पहले कि वो ही विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वही अब उन्हें गालियाँ दे रहे हैं क्योंकि अब उनके नौकरी पर क्वेश्चन मार्क आ गया है। तो जब तक आप तभी तक आप सपोर्ट करते हो जब तक आपको खुद उसका इम्पैक्ट फील नहीं होता उनके पॉलिसीज़ का। जब आपको उनकी पॉलिसी का इम्पैक्ट होता है तब आप रियलाइज़ करते हो कि किसको आप सपोर्ट कर रहे थे। तो सर एक बात बताइए कि क्या ये यूएस मार्केट ओवर वैल्यूड है? मतलब अगर नहीं है तो ज़्यादा तो इसको फॉल नहीं करना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा, देखिए ओवर वैल्यूड एक तो तरीका ये देखने का है कि उसकी वैल्यू कितनी कंपनीज क्रिएट कर रही हैं। और मैंने आपके साथ शेयर किया कि सिर्फ 7-8 कंपनीज अगर देखें तो वो वैल्यू का लैंड शेयर होल्ड करती हैं। अगर हम ब्रॉडर मार्केट को देखें, S&P 500 में कि अगर हम वैल्यूएशंस को देखें, हिस्टोरिकल एवरेजेस क्या हैं, 18 उसका PE है और इस वक्त 21 PE चल रहा है। तो 10 इयर्स के एवरेज से आप ऊपर हैं, तो क्लियरली ये ओवर वैल्यूड लग रहा है। दूसरी तरफ अब अगर आप देखिए तो मार्च 2020 से अभी तक S&P 500 डबल हो गया, डबल से शायद थोड़ा ज़्यादा ही हुआ होगा। लेकिन इसी दौरान अगर उनकी जो फॉरवर्ड पीईज हैं उसमें गिरावट देखने को मिल रही है, यानी कि हिस्टोरिकली स्पीकिंग आपके वैल्यू पी ज़्यादा मल्टीपल इस वक्त हैं 10 ईयर से। दूसरा, जो फ्यूचर की अर्निंग है उसमें डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा है कि आने वाले टाइम पे जो एक्सपेक्टेड अर्निंग का एस्टिमेट है वो नीचे जाएगा। तो ये हमें दिखा रहा है कि आज के सिचुएशन में यूएस के मार्केट्स ओवर वैल्यूड है और अगले 2-3 साल की जो सिचुएशन है वो भी सही नहीं नज़र आ रही है। और देखिए ये तो मार्केट की बात हो गई, बट आप देखिए बड़े इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं।
हमें पता है कि बफेट ने काफ़ी सेलिंग की है, 320 ट्रिलियन डॉलर्स का उन्होंने कैश और यूएस ट्रेजरी में पोजीशंस होल्ड की। काफ़ी शेयर उन्होंने 2024 में ही ट्रंप के आने से पहले ही बेचे हैं, और अब उन्होंने बोला है हम जापान में पैसे लगाएंगे। तो वहाँ का जो सबसे बड़ा बुल है वही अमेरिकन मार्केट में बेट नहीं कर रहा है, और आप और हम जाके टेस्ला और ये सब दुनिया भर के ओवर वैल्यूड स्टॉक खरीद रहे हैं। तो वहाँ पे सिचुएशन सही नहीं है। अब देखिए, मार्क जकरबर्ग ने 500 मिलियन डॉलर्स के मेटा के शेयर बेचे हैं 2024 में। जेफ बेजोस ने भी बेचे हैं अपने ही कंपनी के शेयर। तो ये बड़े बड़े लोग शेयर बेच रहे हैं, और हम जो हैं इवन इंडिया में हम जाकर वहाँ फैंग मैंग और पता नहीं क्या क्या आलतू फालतू शेयर खरीद रहे हैं। सर एक बात बताइए कि ये आपको पता है, ये मुझको पता है, ये बातें दुनिया को भी पता है, तो क्या ट्रम्प को नहीं पता होगा? ओके, तो देखो इसमें क्या क्या थ्योरीज हैं। एक थ्योरी ये हो रही है, फ्लोट हो रही है कि भाई ट्रंप बिग रीसेट कर रहे हैं। जैसे होता है ना कि आपको कोई खेल में आप जा रहे हो, आपको पसंद नहीं आ रहा, बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं, तो बोलते हैं नहीं फिर से होगा। तो ये वो वाली सिचुएशन है, रीसेट, कि भाई इकॉनमी तो सही नहीं है, अब हम सब डिस्ट्रक्शन करेंगे, दोबारा से बनाएंगे। तो अब उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि भाई यूएस की सिचुएशन तो अच्छी नहीं थी मैं जब आया, क्योंकि बाइडेन की पॉलिसीज़ अच्छी नहीं थी। अब आप देखिए कितना वो झूठ बोलते हैं, और जो मन में आता है बोल भी देते हैं, और उनके जो सपोर्टर्स होते हैं वो फिर उसको डिफेंड भी करते हैं। जब वो इलेक्शन का कैंपेन कर रहे थे उस वक्त यूएस मार्केट्स रैली कर रहे थे, और काफ़ी लोग उस वक्त भी बात कर रहे थे नहीं ट्रंप आएगा तो मार्केट ऊपर जाएगा। तो वो भी बुलिश थे यूएस में, और इसी वजह से मार्केट्स ऊपर जा रहे थे। और ट्रंप प्रेसिडेंट बनने से पहले ही इस बात का क्रेडिट भी ले रहे थे कि देखो मार्केट ऊपर जा रहा है, मेरी वजह से ऊपर जा रहा है, बाइडेन की वजह से थोड़ी ऊपर जा रहा है। अब मार्केट जब गिर रहा है, ही इज़ नॉट रेडी टू टेक द ओनरशिप, ही इज सेइंग तो बाइडेन की वजह से गिर रहा है। तो भाई आप दोनों तरफ तो नहीं रह सकते ना, आपको एक स्टैंड लेना पड़ेगा। तो ओवरऑल यहाँ पर जो थ्योरी फ्लोट हो रही है कि भाई अब हम सब जितना कुछ बना है सब पहले तोड़ेंगे और फ्रेश अपने तरीके से बनाएंगे। और उनकी इस जो थ्योरी है इसको लोग पचा नहीं पा रहे हैं। आज तक यूएसए ने जब भी टैरिफ लगाने की कोशिश की है उनकी इकॉनमी डूबी है। इसीलिए यूएसए में इतने प्रेसिडेंट्स आए, किसी ने भी वहाँ पे इतने बड़े स्केल पर टैरिफ लगाने की बात नहीं की। ये काम इतना आसान नहीं है, और उनके जो देश की जनता है उसको ही इससे सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। और मैं आपको एक और चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ। यूएस के इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी रिसेशन का नाम यूएस के किसी प्रेसिडेंट से जोड़ा गया है, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये जो मार्केट गिर रहा है, इकॉनमी एक्टिविटीज़ में स्लो डाउन दिख रहा है, इसको ट्रंप से जोड़कर ट्रंप सेशन कहा जा रहा है। और ये आम लोग नहीं, वहाँ की मीडिया और वॉल स्ट्रीट वो भी कह रहा है, वॉल स्ट्रीट का भी अब मोहभंग हो गया है कि भाई ये तो सब कुछ डुबाएगा। एनीवे सर, यूएस की बातें बहुत हो गई, देश पे लौटते हैं। यहाँ पे भी इतना कुछ अच्छा हम लोग को दिख नहीं रहा है। जैसा कि कल आपने वीडियो में कहा था कि इंडसइंड बैंक के बारे में, तो 1530 करोड़ का जो प्रॉब्लम आई है, तो आपको क्या लगता है कि ये कोई ऑनेस्ट मिस्टेक है या फिर ये कोई मैनिपुलेशन है? देखो, मेरे पास तो कोई अथॉरिटी है नहीं कि मैं बता सकूं ओके कि ये ऑनेस्ट मिस्टेक थी या किसी तरीके का मैनिपुलेशन था या स्कैम। तो देखो, मैं तो वो कह नहीं सकता, बट वी हैव टू रीड द साइंस। आदमी कुछ ना भी बोले तो भी आप उसकी बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस देखकर एस्टिमेट करते हो कि भाई इसके दिमाग में क्या चल रहा है। अब साइंस क्या बोलते हैं? तो पहली चीज़ तो ये कि इनका जो CFO था, Q3 के रिजल्ट्स आने से पहले ही उसने रिज़ाइन कर दिया। इनके CEO को एक्सटेंशन RBI ने नहीं दिया। हालांकि इनका जो प्रमोटर है उन्होंने कहा है कि हमें पूरा भरोसा है
शायद इसके अलावा और कुछ कह भी वो नहीं सकते। तो ये साइंस तो हमें दिख रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर हम देखें तो हमें लगता है कि इंडसइंड बैंक में कुछ तो है। सर कल तो आपने एक्सप्लेन किया है ऑलरेडी डिटेल में, एंड बाय द वे अगर आप लोगों में से कोई ऐसा है जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप जाके वो वीडियो देखो, क्योंकि बहुत इन डेप्थ एनालिसिस है उसमें इंडसइंड बैंक के बारे में। एनीवे सर, थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में अगर आप हमें समझा दें कि क्या हुआ था एक्चुअली। ओके, तो देखिए क्या होता है कि कोई भी कंपनी जब बड़े स्केल पर फॉरेक्स में डील करती है, फॉरेन एक्सचेंज में डील करती है, उसे डॉलर्स खरीदने होते हैं या बेचने होते हैं, यानी कि लोन लिया या डिपॉजिट रखा, जो भी वो एक्टिविटी होती है, तो करेंसी के रिस्क से बचने के लिए वो हेज करते हैं। ओके, अब हेजिंग दो तरीके से होती है। एक हेजिंग होती है कि आपको हर दिन पता चलता है कि हेजिंग से आपको कितना बेनिफिट हुआ या लॉस हुआ, और एक हेजिंग जिसे हम ओवर द काउंटर ट्रांजैक्शन टाइप होती है, जिसमें मार्केट का रोज का भाव हमें नहीं पता चलता, तो उसमें हमें रोज नहीं पता चलता कि इस हेजिंग से हम कितने प्रॉफिट या लॉस में हैं। तो उन्होंने स्वैप्स को लेकर हेज किया था, तो उसका MTM नहीं आता है, रोज कितना प्रॉफिट एंड लॉस है वो नहीं आता है। इसकी वजह से वो एस्टिमेट नहीं कर पाए या उन्होंने जानबूझकर नहीं किया, मुझे नहीं पता क्या सच है। तो इसको अगर डिटेल में आप समझना है तो आप हमारे उस वीडियो को जाकर रेफर करिए। अब इसको हम आसान भाषा में समझें तो यहाँ पर क्या गड़बड़ी हुई। तो मान लीजिए आपके पिताजी ने आपको 10,000 रुपये दिए, बोले बेटा जाके इंश्योरेंस खरीद लो। आपने सोचा कि यार पिताजी तो हेल्दी है, कुछ तो है नहीं उनको, तो 10,000 रुपये का इंश्योरेंस मैं लेके क्या करूँगा, मैं 5,000 का इंश्योरेंस ले लेता हूँ और 5,000 मैं कहीं और लगा दूँगा। स्टॉक मार्केट चल रहा है और हर यूट्यूब में हर कोई बोल रहा है कि ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, आदमी ऊपर जाता है, मार्केट भी ऊपर जाता है, सब लोग ही बोल रहे हैं, तो मैं मार्केट में 5,000 लगा लेता हूँ। तो इधर पैसे बच गए, इधर पैसे बन गए। अब किस्मत आपकी ख़राब है कि अगले ही दिन आपके पिताजी की तबीयत ख़राब हो गई और वहाँ जाकर आपने बोला कि भाई ये तो इतना आपने तो कम का पैसे का इंश्योरेंस लिया है और पैसे चाहिए, तो जेब से आपको पैसे निकाल के देने पड़े। तो आप 5,000 रुपये बचाने के चक्कर में 50,000 आपके खर्च हो गए। तो मोटा मोटा यही हुआ, उन्होंने जो हेजिंग आपको करनी चाहिए थी, जितने कॉस्ट की उतनी की आपने नहीं की। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपनी कोई ऑप्शंस की पोजीशन या स्टॉक की पोजीशन को हेज करना चाहते हैं, पुट्स खरीदना चाहते हैं, दूर की पुट खरीदेंगे तो उसका प्रीमियम ज़्यादा होगा, पैसे ज़्यादा लगेंगे। पास का पुट खरीदेंगे तो प्रीमियम आपका कम लगेगा। अब आप पैसे बचाने के लिए पास के पुट खरीद के आपने हेजिंग कर ली, और ये जो आपने किया तो ये प्रॉपर हेजिंग आपकी नहीं हुई, ये आपको अनवांटेड लॉसेस दे सकती है एक्सट्रीम सिचुएशन में। और हमने देखा कि जिस तरीके से यूएस में जो कुछ हो रहा है उसके वजह से करेंसी में उठापटक हुआ, वो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस थी और इसी का खामियाजा बैंक को उठाना पड़ा। सर एक बात बताओ कि उनका क्या होगा जिन फंड हाउसेस ने इंडसइंड बैंक में पोजीशंस बना के रखी थी। अब देखिए यही चीज़ तो बात है ना कि जब आप म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हैं तो आपके हाथ में तो कुछ होता नहीं है। अगर आपने अपने पैसे से पिछले महीने इंडसइंड बैंक में पैसे लगाए होते, शेयर खरीदे होते, तो आज आपके पास ऑप्शन होता, आप एग्जिट कर लेते। आज 4% ऊपर भी है, लेकिन आपने म्यूचुअल फंड में रखा तो यू डोंट हैव एनी कंट्रोल। अब देखिए अप्रैल 2024 से जनवरी 2025 तक 10,000 करोड़ के म्यूचुअल फंड्स ने इंडसइंड बैंक के शेयर खरीदे। ओके, क्या उन्हें नहीं पता था बैंक में प्रॉब्लम है? और स्टॉक का प्राइस आज से नहीं गिर रहा है,
ये जो इतनी गिरावट हमें देखने को मिली है 60%, ये आज से नहीं गिर रहा है, ये पिछले कई महीनों से गिर रहा है। और अब जनवरी में जाके उन्होंने 1600 करोड़ की सेलिंग की है। तो 10,000 करोड़ से ज़्यादा की आपने बाइंग की, 1600 करोड़ की आपने सेलिंग की, इतना स्टॉक गिर गया। म्यूचुअल फंड्स को कितना नुकसान हुआ, म्यूचुअल फंड्स को तो नहीं हुआ, आपका ही हुआ। बट मतलब ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से हमेशा ऐसे सिचुएशन में फंड में जो पैसे लगाता है वो फंस जाता है। अब इसमें सारे बड़े फंड हाउसेज हैं, ICICI प्रूडेंशियल के सबसे ज़्यादा है, शायद 3,700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, मुझे नहीं पता आज की क्या सिचुएशन है। HDFC का भी 3,500 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट है। SBI उसका भी है। मुझे नहीं लगता कोई भी फंड हाउस ऐसा होगा जिसने इसमें पैसे नहीं लगाए होंगे। स्पेशली जो बैंकिंग और फाइनेंस के इंडेक्स को ट्रैक करता है उसको तो लगाना ही है। तो काफ़ी लोग इसमें वेल्थ इरोशन हुआ होगा डेफिनेटली। और आप देखिए केस तो खाली 1,500 करोड़ का ही है, इंडसइंड बैंक को नुकसान हुआ, लेकिन कल के फॉल ने 20,000 करोड़ का उनका मार्केट कैप घटा दिया। तो 1,500 करोड़ आप कह रहे नहीं ये तो छोटा मोटा लॉस है, लेकिन आप देखो 20,000 करोड़ का लोगों को नुकसान हुआ। तो सर, टू फाइनली कंक्लूड द वीडियो, अगले कुछ दिनों में आपको मार्केट कहाँ डायरेक्शन लेता हुआ दिख रहा है? तो देखिए अब कल और आज का मूव देख के तो आई हैव गिवन अप। मुझे नहीं लगता कि अब हमें बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। और जिस तरीके से US में रिसेशन का खबर आ रही है तो IT सेक्टर तो भाई देखो बुरी तरीके से औंधे गिरा हुआ है। दूसरा जो मैं आपसे लगातार शेयर कर रहा था कि बैंकिंग और फिनेंस सेक्टर में हमें रैली देखनी है, तभी हम एक मार्केट में सिग्निफिकेंट रैली देख सकते हैं। और पिछले कई दिनों से हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं कि बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में रैली क्यों नहीं आ रही है, क्यों शेयर नहीं चल रहे हैं। और उसका कारण अब हमें पता चला कि क्यों नहीं चल रहे थे, क्योंकि ये RBI पॉलिसी, ये रेट कट, ये सब तो ठीक है, लेकिन इतने बड़े बैंक में इतनी बड़ी प्रॉब्लम वो इंडिकेट कर रहा है कि प्रॉब्लम किसी भी बैंक में हो सकती है कि नहीं है नहीं पता, लेकिन इट्स अ पॉसिबिलिटी। किसको पता था कि कल तक इतने बड़े बैंक में इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी? तो क्या ये दूसरे बैंक में नहीं हो सकती? तो ये फियर मार्केट को था और इसीलिए ये रैली हमें बैंकिंग सेक्टर्स में यूनिफॉर्मली नहीं देखने को मिल रही थी। कभी कोई स्टॉक चलता था, कभी कोई स्टॉक चलता है। आज भी देखिए वही सिचुएशन देखने को मिली। कल ICICI बैंक चला और HDFC बैंक चला। तो ये रैली हमें देखने को नहीं मिल रही है। और जिस तरीके की अब सिचुएशन हो गया है, मुझे डाउट है कि बैंकिंग सेक्टर में भी रैली आनी बहुत मुश्किल है। और निफ्टी भी मुझे लगता है कि जो होना था हो गया, अब वापस से इसका डाउनफॉल रिज्यूम होगा। एक हमारा लास्ट होप 22,300 का लेवल है। ये लेवल अगर टूट जाएगा तो जो इतनी भी होप हमारी बची है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस लेवल पे मार्केट थोड़ा फड़फड़ाएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करेगा, लेकिन मुझे अब नहीं लगता कि हम कोई बड़ी रैली देखने वाले हैं।